वेलकम टू द शो खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ है आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग बैक एंड वेलकम। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर उसके बाद बहस खोलते हैं। सबसे पहले तो कराची के हवाले से बड़ी खबरें थी, बैठ गए हैं मिल के बैठ के कराची का हल तलाश किया जाएगा, मगर अभी हल का क्या तलाश किया होना था। शाम को नासिर अली शाह साहब ने 2-3 प्रोग्राम में आकर कह दिया जी कोई कमेटी नहीं बनी एंड उसके बाद उन्होंने तमाम वो जो एक एक्साइटमेंट थी वो सारी फारिग होगी। और इस हवाले से हम बात करेंगे कराची का असल कज़िया क्या है और क्यों ये लोग हल नहीं कर सकते, ये चाहें भी तो हल नहीं कर सकते, इसकी क्या वजह है। इसके साथ ही मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब एक बार फिर मुतहरक होने को तैयार हो गए। बहुत अच्छा करते हैं ये, सवेरे मुतहरक होते हैं, शाम को गैर मुतहरक हो जाते हैं। तो इसलिए ये इनके होने ना होने से कितना फ़र्क पड़ता है हम अपने दोस्तों से पूछेंगे। IPPs के साथ MOU साइन हुआ है और जनाब बड़ी बातें हुई और हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने बहुत कुछ बताया हमें, मगर सवाल यह है कि MOU एक तो मुआहिदा नहीं होता और जो MOU है भी उसमें माजी के मुआहिदों के हवाले से कोई बात नहीं है। जहां अप फ्रंट हम पैसे दे चुके हैं जो कैपेसिटी पेमेंट के हैं, लिहाजा मत करें यार, शर्मिंदगी सी होती है और अपनी कमज़ोरी का और अपनी इंपोर्टेंस का एहसास होता है, ये ना किया करें। उसके साथ साथ आखिर में वक्त मिला तो देखेंगे कौन कौन से अरब ममालिक इसराइल के साथ अपने तल्लुकात कायम करना चाहते हैं। भट्टी साहब जरा कराची की तरफ आते हैं। कराची के हवाले से हम बहुत सी बातें कर चुके हैं, मगर सवाल ये है भट्टी साहब, कराची में परसों की मैं खबर देख रहा था, डान में थी कि अच्छा ये जो खबर थी ना आज सुबह जो अखबारों में लगी थी कि पहली बात तो ये है कि मैं सलाम करता हूँ तमाम अपने मेरे भाइयों को, मैं भी न्यूज़ रीडर रह चुका हूँ। अरे भाई रात को नासिर अली शाह साहब का बयान ही सुन लिया होता, मुआहिदा तो हुआ नहीं है और उन्होंने सिरे से कह दिया कि जनाब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पूरा पानी डाल दिया था उन्हें सारे खेल पर। इसके बावजूद ये खबरें छपी। भट्टी साहब ये लोग कराची हल कर लेंगे कराची का मसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, कराची की अवाम बदकिस्मत है और हम उससे ज़्यादा बदकिस्मत है कि सफाक हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। मुसल्लत होते नहीं, करवा दिए जाते हैं या कर दिए जाते हैं। अरसा दराज से यही हो रहा है, कमेटी बना ली, रिपोर्ट मांग ली, सिंध हुकूमत का पीपल्स पार्टी कहती है हमारा कोई लिंक नहीं है, PTI कहती है कराची को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे, MQM कहती है मेरे पास फंड नहीं है। हकीकत ये है कि कराची खंडरात बन चुका है, डाकुओं की माजगाह बन चुका है, कचरे और सैलाब और करंट से लोगों के मरना मामूल बन चुका है। मुझे ये जो कमेटी इन्होंने डाली थी ना, मैं तो इस कमेटी के भी खिलाफ हूँ। भाई कमेटी क्या डाल रहे हो? कराची के मसाइल हल करो। 2 साल हो गए हैं तुम्हें इमरान खान साहब लोगों को बातों के पीछे लगाता हुआ, मालगाड़ी की बत्ती के पीछे। सिंध ने तो बड़ी साहब ये काम तो सिंध गवर्नमेंट का है और या लोकल गवर्नमेंट का है। अच्छा, मैं समझा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। मैं माफी चाहता हूँ, 18वीं तरमीम में सारा ले गया सूबा। 18वीं तरमीम मसला किसी और का है। जो दानिशमंद फराडियों को डिफेंड करते हैं, एक दानिशमंद फराडिया डिफेंस का रहने वाला, अच्छा वो फराडिया बकायदा, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, उसको हम लोगों को बचाने आ गए। यार इन्होंने तो इस मुल्क के ऊपर तबाही बसा दी है। अब हम आ जाते हैं कराची पे। हिस्से मिलते होंगे ऊपर तक ना, फिर हिस्से भी मिलते होंगे। 2-4 इन्वेस्टर बड़े हैं और 1-2 बाद आम अहम लोगों के नाम वो बदनाम कर रहा है। डे ऑफ जजमेंट जरूर होता है, फराडिया डे ऑफ जजमेंट जरूर आएगा। नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं लगाऊं उसकी मनी लॉन्ड्रिंग। कैसा, मुझे ये बताएं, रोजाना पीपल्स पार्टी कुछ कहती है, MQM कुछ कहती है, क्या कराची के मसाइल जूं के तू 12 साल जो लगातार हुकूमत कर रहा है, क्या उसके बाद उसको वज़ीर आला सिंध को कराची को ओन नहीं कर रहा, तो क्या वो कराची का वज़ीर आला रहा ही नहीं? अच्छा नहीं, ये भी सुन लें, वो बड़े गुस्से में हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, सुनाए मुराद अली शाह साहब जल्दी से। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये खनास है, फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। तो भट्टी साहब ये जो एग्जेक्टिव पावर्स की वजह से कचरा इकट्ठा हो रहा है या करंट से बंदे मार रहे हैं, ये मसला क्या है? मलक साहब काफ़ी दिनों बाद आए हैं। मलक साहब ये कहते हैं मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, फरमाते हैं मुराद अली शाह साहब यकीनन है भी है। पिछले दिनों बारिश से तकरीबन 2 दर्जन के करीब
या दर्जन से ज़्यादा लोग पानी में करंट लगने से मर गए। क्या इस चीफ एग्जीक्यूटिव पे पर्चा नहीं होना चाहिए? बट या और इसके साथ जो जो भी जिम्मेदार है। आपको याद होगा पिछले साल 24 लोग मरे थे। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आवाम की जानो माल की हिफाजत नहीं करता तो इस अहल है कि उसे सूबे या मुल्क का वजीर आज़म रहना दिया जाए? इन लोगों ने आपस की लड़ाई, पहले कभी बत्ते में लड़ाई होती थी, फिर कमीशनों में लाती होती थी, फिर चाइना कटिंग में लाती होती थी, फिर लाशें बेचने में लाशी होती थी। आजकल आप 18वीं तरमीम को रखे साइड पे, वो कोई आसमानी नहीं है, उसमें तरमीम करके लोगों की बेहतरी के लिए की है ना। उससे पहले भी आपने 17 की, उसके बाद भी की। अगर तो आप इस अहल होते पीपल्स पार्टी वाले मोहतरम मुराद अली शाह साहब नहायत काबिल एहतराम, तो आज कराची भूत बंगला ना बनता, लोग रुसवा ना होते। आपने जगह खाली छोड़ी, आपने कराची को लावारस किया, कराची के लोगों को कत्लो गारत डाकुओं चोरों के हवाले किया, और सिंध ने वफाक ने भी कुछ नहीं करना है। इमरान खान थे। अच्छा, ये जरा बिलावल साहब को भी सुन लें, वो भी कुछ बात कर रहे हैं जी। सुना क्या कह रहे हैं बिलावल साहब? हम पे दबाव है, हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, हम भी माने कि एनएफसी अवार्ड में चेंजेस हो, हम भी माने कि इस हाउस से काला कानून पास हो। लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए। मलिक साहब, मुझे आप ये बात बताएं, ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला और जितना कचरा है, ये सब कुछ है, ये 18वीं तरमीम की वजह से, और दबाव कौन डाल रहा है? काजी साहब, पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट कराची पे आऊँगा। एक बहुत अफसोसनाक बात है कि जो पीपल्स पार्टी को हरकत कर रही है, वो सजा दे रही है कराची को MQM और PTI को वोट देने की, जो असल लड़ाई है। अच्छा, ये क्या बात बता रहे हैं आप? सुने ना जरा, जो हो क्या रहा है, हमें किसी को ये अंदाजा नहीं। कराची दुनिया के 10 बड़े गंदे शहरों में आता है, ठीक है, और 2 करोड़ आबादी है। सुनने ना, मैं बताने लगा, कराची की आबादी कनाडा के बराबर है, ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, और कराची की बदनामी, कराची के बुरे हालात का मतलब पाकिस्तान की 50 से 70% इकॉनमी है। आप पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। ये भट्टी साहब जो फरमा रहे थे ना, कराची से जुल्म नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान से जुल्म हो रहा है। अगर PTI, अगर पीपल्स पार्टी, अगर MQM कराची के नाम पे सियासत करते हैं, तो इनमें कोई पाकिस्तान से मुखलस नहीं है। अब ये सजा, लड़ाई क्या चल रही है? पीपल्स पार्टी ये चाह रही है अपने सिंध के, अंदरूनी सिंध के वोटों को बचाने के लिए, कि क्योंकि ये शहरी लोग हमें वोट नहीं देते, क्योंकि ये सिंधी वोट है, इसकी सजा देंगे। ये सीधी सीधी सेल्फिश पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान को खा रही है। भट्टी साहब, ये तो मैंने आज अंदरूनी सिंध के एक दोस्त आए हुए थे, उनसे हम बात भी करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि सिंध के अंदर वडेरों के कहने पर सिर्फ वोट डाल रहा है, कोई वहाँ पार्टी वोट नहीं रहा। इसको मैं आपको यकीन करें, मैंने अंदर से अच्छा चलिए, जो मैं दोनों से पूछ रहा हूं, भट्टी साहब मिसाल है ना, रबाब रहीम नहीं कहाँ गई थी? भट्टी साहब छोड़े जरा, ये तो बताएं। बिलावल सब कह रहे हैं मुझे धमकी, ये दबाव कौन डालता है? नहीं आऊंगा। तो इतनी जुर्रत करें, आप बेनजीर के बेटे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, कौन दबाव डाल रहा है आप पर? उनको नहीं पता ना। क्या ये बताएं, आप पर 18वीं तरमीम में बिलावल भुट्टो साहब यकीनन आपके बकौल दबाव डल रहा है, तो ये बताएं आपको कराची का कचरा साफ करने से कौन रोक रहा है? कराची के लोगों को रोजगार देने से कौन रोक रहा है? कराची में करप्शन के खात्मे से कौन रोक रहा है? कराची में भत्ताखोरी से कौन रोक रहा है? कराची के लोगों को नौकरियां देने से कौन रोक रहा है? आप अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं बनाते? हर एक को गालियां देना हमने सीख लिया हुआ। और बाकी ये जो इमरान खान साहब है ना, वो तो अपने वसीम प्लस को रेस्क्यू करने के चक्कर में है, लेकिन होगा नहीं। आपकी एक मुलाकात खान साहब मैं जानता हूँ, ये मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, उस मुलाकात के नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। ये किससे मुलाकात हुई है भट्टी साहब? अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल अपनी कबीना को कहते हैं वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू करें, अपनी कबीना। वज़ीर आज़म साहब कौन कहते हैं? वज़ीर आज़म साहब। अच्छा, रेस्क्यू क्यों करें? क्यों उन्होंने कोई जुर्म किया, गलत काम किया? ये मैं आपको कबीना के ही बंदों की बात बता रहा हूँ, अपनी नहीं। उनमें 2 बंदे कह रहे थे यार इसको हम कैसे रेस्क्यू करें। लेकिन मुल्क में कादी साहब मुझे बता दें, ये चंद खानदानों ने इस पाकिस्तान को कंगाल करके डिफॉल्टर करके छोड़ना, क्यों लोग चुप है, खामोश है? अच्छा, मैं इस पे आऊँगा, लेकिन मैं इससे पहले एक स्टोरी जो हमने स्लॉट कर रखी है वो ये है भट्टी साहब कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत पर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने सवाल उठा दिए। ये किसके तहत गए थे और ये अब तक वापस क्यों नहीं आए? और साथ ही वो ये कह रहे हैं
वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो है अपना तहरीक भी दोबारा हम चलाएंगे। हैं जी, तहरीक चलेगी, मरियम नवाज साहिबा तहरीक चलाएंगी। तो ये क्या लगता है, सुबह तहरीक नहीं चलाएंगी, ये कीमती 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ चलाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे, 2 तो अनटचेबल है, हम तो उधर देख भी नहीं सकते। मुझे बता दें, 4 हफ्ते के लिए गए थे, आपकी पंजाब हुकूमत कहाँ सोई हुई है? क्या इन्होंने दोबारा हाई कोर्ट गए कि जनाब ये आदमी 4 वीक के लिए इलाज करवाने गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं? आपका इमरान खान प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्यों नहीं बोलता? क्योंकि जिन्होंने भिजवाया है ना, उनका डंडा बड़ा सख्त है। आपने कभी लाठी चार्ज नहीं खाया, मैंने स्टूडेंट लाइफ में खाया। ये बड़ी जोर से बराबरी करने के लिए कुट खानी पैनी है भट्टी साहब। नहीं भट्टी साहब, वो अच्छा भट्टी साहब ये सुने, ये सुने, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मुझे तरस आ गया भाई था। वो 4 वीक के लिए गए थे, क्या उसके बाद वो यार जो बाकी लीगल प्रोसीजर थे उसको तो याद करें ना। उनको तरस आ गया यार, उनको छोड़े, वो तो हो गया ना। अब पंजाब गवर्नमेंट ने इजाजत दी है या नहीं दी? तरीका कर क्या काजी साहब 1 मिनट सिर्फ, ये अदालत का फैसला था। नहीं, अदालत का फैसला तो साबिक वज़ीर आज़म के लिए ना, तो जेलों में 10-10 सालों से लोग पड़े हैं। अदालत का फैसला हुई तो सर आंखों पे। मुझे बता दें, 4 हफ्ते के लिए गए थे, वहां कौन से अस्पताल में खुदा ना खास्ता मियां नवाज शरीफ साहब दाखिल हुए हैं? उनकी खुदा ना खास्ता जिंदगी को जहां बैठ के कॉफी पी रहे थे वो अस्पताल हुआ। एक सेकंड भट्टी साहब, 20 लाख जो केसेस है ना मुकदमा निचली अदालतों में पड़े हुए हैं। काजी साहब छोड़े, ये मुल्क चंद खानदानों का, 20 लाख जो अनटचेबल है, खुदारा अपनी पॉलिसियों पे गौर करें, पॉलिसी पे गौर करें। और ये बताएं मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, सुनाएं जी। वो भी इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है भाई आजकल, अल्लाह माफ करे। वादे ये थे कि मार्च में इस हुकूमत के बिसात लपेट दी जाएगी, और मार्च गुजर गया है, तो अब जाहिर है जी कि अब मिलियन मार्च ठीक रह गया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल वाजे थी। ये सब ये बताइए, आप वादा किसने किया? जो लाए हैं उन्होंने किया। अच्छा वैसे भट्टी साहब मैंने बताएं, जो लाए हैं उन्होंने वादा किया था, ये वही है जिन्होंने इनको निकाला भी था या वो कोई और थे? इनको अवाम ने वोट नहीं दिया। अच्छा, अवाम ने वोट साहब, जब एक इलेक्शन होता है उसमें धांधली होती है, उसमें दो राय है कोई नहीं, उसको मैं डिफेंड कर ही नहीं सकता। मैंने आज तक कोई ऐसा इलेक्शन ही नहीं देखा जिसमें धांधले ना हो। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं मुझसे वादा था मार्च में। यार इतनी अखलाकी जुर्रत पैदा करे, हम कह रहे हैं ना हमसे फ्रॉड दानिशमंद कर रहा है, रोजाना दानिशमंदी से रेटिंग में गड़बड़ कर रहा है, और ओपन कह रहे हैं हमें ले जाए कोर्ट में। हम तो चाहते हैं वो अदालत में आए। नहीं भट्टी, लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान से जिसने वादा किया था, इतने बड़े लीडर हैं, आलमे दीन हैं, लोग इनसे दीन सीखते हैं, और उसका नाम लेना किसने इनसे वादा किया था? नहीं, ये तो कह रहे थे हम जमहूरियत के लिए आए हैं, तो फिर वादों में वापस चले। ये मुझे बताएं ना, ये कौन सी जमहूरियत थी? आप कमेंट कीजिएगा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को जो लाए थे वो इनसे, अगर आप भी उन्हीं से वादे ले रहे हैं वापस आने के, तो आप में और इमरान में क्या फ़र्क है? काजी साहब दिमाग हिल जाता है पाकिस्तान की सियासत सुन के। अपने हमारे बिलावल साहब 1 लाख दफ़ा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट। वज़ीर आज़म सेलेक्ट हुआ, किसने किया कभी नाम नहीं बताया। आप फरमा रहे हैं आज दबाव है, किसने दबाव कौन डाला है कोई नहीं बताता। मौलाना फजल साहब भी आपने फरमा दी कि मार्च को मुझे डेट दी थी। मुझे बताएं, पाकिस्तान जिन परियाँ चलाते हैं? अगर आपने सियासत करनी है, अगर आपने पाकिस्तान को लीड करना है लोगों को, अगर आप सच नहीं बोल सकते तो आप क्या सियासत करेंगे? मैं आपकी किस किस्म की सियासत? आपसे मलिक साहब दोनों से रहनुमाई चाहूंगा। मान लिया ये अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि इमरान खान को कोई लाया, बताती तो है नहीं कौन लाया। आज तक इतनी जुर्रत नहीं है यार, क्या तुम सियासत करोगे? तुम्हारी जुबान ही नहीं है। मुझे ये बता दें, फिर सिंध में मुराद अली शाह को कौन लाया? मेरे सवाल का जवाब आप दोनों वही लाए। इमरान खान मान लिया उनको कोई लाया बकौल इनके, बिल्कुल ठीक है। तो सिंध में सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत किसने बनवाई? यार लड़ाई सारी है, मुझे क्यों नहीं लाया, बस इतनी सारी बात। भट्टी साहब आपको थोड़ी सी पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री याद होगी। याद है आपको जरदारी साहब बड़ा बयान दे के गए थे दुबई, गुस्से में वापस आते ही उन्होंने बलोचिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की, किसी के कहने पे, पता नहीं किसने बताया। बलोचिस्तान के बाद उन्होंने सेनेट के चेयरमैन की हिमायत की, पता नहीं किसके कहने पे की। तो करते तो ये भी सारा कुछ वही है। मेरी तो गुजारिश है, कोई बड़ी मजाकिया सी खबर में ये जो जिसको इल्जामत लगा रहे हैं ना, मेरा ख्याल है उनको भी अब न्यूट्रल हो जाना चाहिए। अगर ये इनके बात में कहीं सदाकत है, पाकिस्तान को चलने से, पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा बड़ी साहब, वो तो मैं आ रहा हूँ एक और तरफ, ये मरीम नहीं, ये जो सवाल आपने किया था नवाज शरीफ साहब, वो फिर वो गदका खेलना जा रहे हैं, गुस्से में आ गए। मरीम नवाज साहिबा मुलाकातें कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब के दोबारा जारियाना हिकमत अमली होनी है,
ये लतीफे तो हैं। क्या जा रहा ना हिकमत अमली क्या करेंगे लंदन में? जिस तरीके से ठाठे मारता हुआ 100 बंदा जो है वो ये सर्विस अस्पताल आ गया था। क्या लंदन में भूख हड़ताल करने लगे नवाज शरीफ साहब? क्या लंदन में जुलूस निकालने लगे? क्या होगी? जो बंदा अपनी सरजमीन पे आना पसंद नहीं कर रहा, 750 एकड़ में जाती उमरा का महल है, उसमें रहना पसंद नहीं कर रहा, आप जाके बरतानिया में जाके क्या वजीर है, आपके साहबजादे भी, आपका हमजुल्फ भी, तो आपने इधर लोगों के बच्चे मरवाने के लिए लोगों से तरीक चलवानी है। आपको अपने बच्चे अजीज है क्या? जो 22 करोड़ अवाम है। मैं भट्टी साहब आपका मसला हल करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने ये हुक्म जारी कर दिया कि मुहर्रम के बाद एक जारहाना से मतलब क्या है, वो जो छोटी सी पेशी हुई है ना नैब में, उस तरह लड़ाई होगी, कारकुन सड़कों पे आएंगे। ये वजीर आजम साबिक नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दे दिया और उन्होंने ये भी कह दिया, सुन लें, उन्होंने ये भी कह दिया कि मौलाना भी पकड़ो तो पीपल्स पार्टी को पकड़ो, सड़कों पर आ जाओ। ये मैं आपको 1 दर्जन लोग आ जाएंगे, वो बड़े बड़े दर्जनों में होंगे। समंदर ये तहरीक नहीं चला सकते, आज लिख ले। आज भी पसे पर्दा नवाज शरीफ अहम राब्तों में हैं। अगर भट्टी साहब खुदा का तरफ ये इशारा कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो ये 15 दिन में वापस आना पड़ेगा इनको। अदालत का हुक्म मौजूद है। गारंटर थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब। इन फैमिली में एक बंदा थोड़ा सा बेहतर है, शहबाज साहब। अब असल मरियम अपने चचा के खिलाफ तहरीक चलाना चाह रही है। आप थोड़ी सी बात की गहराई को नहीं समझ रहे। नवाज शरीफ जो खुद मुल्क से भाग गए हैं, चलो भागे नहीं, जहाज में बैठ के गए हैं, 4 वीक के लिए गए थे, तो वापस क्यों नहीं आ रहे? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, सागडार क्यों नहीं आ रहा? ये मरियम साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब की लड़ाई कुछ बहुत आगे नहीं चलेगी, खासतौर पर जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने नाम भी उनका आखिर में जाके लिया। देखिए, हमजा 1 साल से गिरफ्तार है, पहले भी ये भाग गए, हमजा साहब रेस्ट हुए। शहबाज साहब की मरियम बाजना ही शहबाज शरीफ साहब का एक भी कुर्बानी में नाम नहीं लिया मरियम साहबा ने, जो भाग गए इनके वालिद मुल्क से डील करके, उनको हीरो कह रही हैं। शहबाज साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बिठाया, एक जुबान से इन्होंने हमजा का नहीं लिया। और यार तुम तो अपने फैमिली को उनका हक देना नहीं चाह रहे, तो गरीबों को क्या हक दोगे? तकलीफ की बात है, क्या आपने जावेद लतीफ का नाम लिया। काजी साहब 1 मिनट में भट्टी साहब से इख्तलाफ करना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा था ना तहरीक नहीं चल सकती। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बात कर सकता हूँ, आप भी समाज में रहते हैं यार। अगर 110 रुपए की किलो चीनी हो जाए तो फिर भी तहरीक नहीं आप चला सकते। खुदा का खौफ यार, मैं इन सियासतदानों की बात कह रहा हूँ कि जो इतनी हेल्प कर रहे हैं, कह रहे हैं चलो इमरान खान को इतनी हेल्प कर रहे हैं, काजी साहब अब थोड़ा सा 110 ब्रेक है यार, 150 भी हो जाएगी, इन्हें कोई माफिया को नहीं पकड़ेगा। नहीं, उससे पहले इमरान खान साहब को सिलेक्टेड बना, किसी ने सिलेक्ट कर दिया वजीर आज़म। शहबाज शरीफ को किसने सिलेक्ट किया? अपोजिशन लीडर। नहीं, उधर फिर क्या दोगली पॉलिसी होगी? नहीं, ये बात तो सारी इतनी ये है कि आपने मुझे क्यों नहीं चुन लिया, सारा जहां रहने देते, मुझे चुन लेते। कहानी तो सारी ये है, मगर एक ब्रेक पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे करेंगे बुज़दार साहब की कहानी कहां तक पहुंची है, और कल अगर उनकी पेशी है तो कल क्या मामलात सामने आ रहे हैं, और जो आज कुछ लोगों से, ब्यूरोक्रेट से पूछा जा रहा है उनके बारे में भट्टी साहब से स्टोरी लेंगे कि उन्होंने क्या कोई इंकशाफात किए हैं या इनकी हमायत में बयान दिया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, बुज़दार साहब का ये कहना है कि वो बतौर गवाह पेश हुए हैं, मुलज़िम के तौर पर पेश नहीं हुए, मगर सुना है अंदर बहुत से अफसरान की कुछ कहानियाँ। क्या है अंदर की कहानी? काजी साहब, गुजारिश है कि मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब, मेरा ख्याल है गवाह नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा था, अकरम अशरफ गोंदल बन चुका विटनेस। आज भी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लेके गए थे 5.5 घंटे, कल उनको फिर बुलाया 5.5 घंटे। हाँ, कल उनको फिर बुलाया, तो खबर है, कन्फर्म नहीं हुई नैब ने कि शायद दोबारा वज़ीर आला पंजाब को कल बुलाया जा सकता है, बट हाँ, अच्छा, लेकिन कन्फर्म नहीं। लेकिन कल दोबारा रही को बताया वज़ीर आला पंजाब साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके खिलाफ एक इंश्योरेंस वाला हेलीकॉप्टर जहाज़ वाला केस है, उसके भी कागज़ ठीक कर लें। उसकी भी फाइल बन गई, उसकी भी फाइल बन गई है। मैं जानता हूँ इमरान खान साहब जिद में है। दूसरा केस भट्टी साहब आप ये फरमा रहे हैं? मैं तो दे रहा हूँ ना, मैं तो समझ नहीं की थी, साल की बार किया, तो वो उसमें क्या बगैर उसके बाद काजी साहब आप बंदे का नाम नहीं पूछना। नहीं भट्टी साहब, वो क्या केस क्या है? इंश्योरेंस के बगैर चलाया जहाज? थोड़ा समझाया ना। इंश्योरेंस का चेंज करके साल की बजाय 5 साल कर दिया, लंबे खाबे। दूसरी बात, डॉक्टर रहील साहब ने डिटेल से वो चीज़ें बता दी हैं
जो तसव्वुर भी नहीं होता। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहतरम। किस पीएसओ का क्या रोल है वो चीज़ें सामने आ गई। एक अहम तरीन शख्सियत एक दौरे पे जाती है, डिस्ट्रिक्ट खुशाब है कम बेशतर, ये पंजाब से ही सारा कुछ। वो मुझे नहीं पता यार, तो यार ये तो मलक साहब मुझे पुरवाने आए हैं। बात तो समझ लो ना भट्टी साहब। उधर बहुत ज्यादा टहल सेवा की गई, खाने तितर बटेरे ना तेरे ना मेरे सब कुछ पूरा सरकारी माल, शेर भी इधर हिरन भी सब कुछ। उसके बाद एक अहम तरीन शख्सियत ने लिफाफे में डाल के 5,000 रुपया दिया। कितना दिया? 5,000। उसके बाद एक पीएसओ ने कहा उस डिस्ट्रिक्ट के अफसरान को 10-12 लाख की रसीदें बना दो। उसने कहा इधर तो बंदा ही कोई नहीं आया, एक 5,000 रुपया दिए इसकी रसीद बना देता हूँ वेटर को। उन्होंने कहा नहीं बना दो। लेकिन मेरी नज़र, मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब साहब आप जागते रहे, ये स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आप इनसे अब भी बच जाए। ये भट्टी साहब ये 12-13 लाख ये फंड, ये मतलब टैक्स से पैसे खाने का तरीका है। एक मिनट यार, वन साइडेड ना करें ना, मुज़दार साहब को भी सुन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मुज़दार साहब मैं बताया एक जवाब देंगे, पूरी तैयारी की है। उनको सुन लेना पहले, उनको सरकारी पैसे ये आपके पैसे मेरे यार, पैसे। मेरी बात तो सुन लें, उनकी राय भी सुन लें, इनकी बात तो आएगी, जरा वो भी सुन ले वो क्या कह रहे हैं, सुनाएं जी। नायब ने मुझे बतौर मुलजिम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया है और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा, उनको सेटिस्फाई करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा मेरे ऊपर इत्मीनाद रहा है, कोई उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, कि उनका जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ है, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। मुज़दार साहब बन सकते हैं तो कोई भी। काजी साहब इसमें थोड़ी सी मैं एक बात कहूँ, ये जो लाइसेंस की बात है सीएम ने सही बात की है, 9 लाइसेंस पहले दिए जा चुके हैं और ये जो पावर होती है डीजी एक्साइज की होती है। उन्होंने गलत नहीं कहा कि वो एज ए अपना गवाह गए हैं, ये सीएम की केस नहीं, उन पर नहीं बनता। ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये डीजी एक्साइज की अथॉरिटी है। पंजाब में इस वक्त 9 जगह पे आपने लाइसेंस इस्लामी पाकिस्तान में दे दिए कि जितनी मर्जी शराब क्रिश्चियंस के लिए ना, गैर मुस्लिमों के जो लिए। भी है इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये तो डीजी का ताकत है, डीजी का काम है वो लाइसेंस दे या ना दे। इनकी बात में बहुत वजन है, बहुत ज्यादा वजन है, बल्कि इनका वजन उठाते हुए मैं गिर गया हूँ। एक तो मुज़दार साहब ने ठीक फरमाया मोहतरम ने कि प्राइम मिनिस्टर का उन पे एतमाद है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कबीना की मीटिंग में भी कहा कि वो आपने पहले को डिफेंड करे, आपने खबर दी है, लेकिन उस पर वुज़रा ने क्या कहा वो कहानी फिर सही। बहरहाल हमने आपको बता दिया उस्मान मुज़दार साहब, एक शख्स जो बज़ाहिर आपके बहुत करीब है, वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाके बता चुका है और तवक्को की जा रही है उसके भी 164 के बयान होने वाले हैं और ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं। लिहाजा आप यकीनी बात है बेगुनाह होंगे, हो सकता है तमाम इल्जाम गुनाहगार तो फैसला अदालत ने नहीं, भट्टी साहब दास साहब ने जाना नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे। अच्छा भट्टी साहब, कुछ शाहीवाल की स्टोरी हमारे पास टाइम पे जाना क्यों ना कहीं। अच्छा वो एक मलक साहब इस शहर संग जला देना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ ब्यूटीफुल, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। शाहीवाल में पुलिस ने मासूम बच्चियों पर वहशियाना गोली चलाई। मकबूजा कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जिसमें एक मियां बीवी और बच्चे शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसी शहीद हो गए। वो मैंने उस दिन का प्रोग्राम निकाल लिया, मैंने कहा था इसका केस का कुछ नहीं बनेगा, मुझे पता था मारने वाला और मरवाने वाला कौन है। उसमें एक जवाद कमर थे एसएसपी साहब, अच्छा मौके के, उन्होंने गोली मारने का हुक्म दिया और उन्होंने जाके, कुछ लोग कहते हैं एक बैग अंदर रखा। अब उन्हें जवाद कमर एसएसपी को तमगा शुजात दिया जा रहा है। इस खूबी पे, इस काम पे मुझे नहीं पता उसकी कोई रीजन और होगी। उसका माजी ये है कि वो एक गाड़ी में बैग ले जाके रख रहा है और कह रहा है देखते ही गोली मार दें। यार ये तो साने मॉडल तो उनको भी पीछे छोड़ गए, ये कर क्या रही है? मुझे याद है वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था मैं कतर से 100% इंसाफ दूंगा, इंसाफ करूंगा। पता है पैसे दे के वो गरीब आदमी था। हमारा उस दिन का खबर है प्रोग्राम निकालने, मैंने कहा था इसका केस का कुछ नहीं होगा, इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। 2 मासूम बच्चियां रह गई हैं, माँ बाप शहीद हो गए हैं। तो इस मुल्क में कत्ल करने की सजा
तमगा शुजात है, ये किसी और केस में दिया होगा, लेकिन इसको तो रेस्ट होना चाहिए यार, खुदा का वास्ता है। सानिया मॉडल टाउन में आपने एक लोगों को 100 गोलियां मरवाई, उस वक्त कम से कम उन्होंने उनको ओएसडी तो कर दिया। आपने तो सानिया साहिबाल के तमाम मरकजी मुलजमों को मनपसंद ना सिर्फ ओहदों से नवाजा बल्कि इंतहा कर दी। तब्दीली तो आ गई ना, तब्दीली तो फिर हुई ना साहब। जिन मासूम बच्चियों के सामने उनके माँ और बाप ने सैकड़ों गोलियां खाई ना, सारी जिंदगी भूलेंगे। रोज़े हशर वाले दिन उन्होंने मरना नहीं है, रोज़े हशर वाले दिन आपको तमगा शुजात नहीं होगा, उन बेगुनाहों का हाथ आपके गिरेबान पर होगा। हमारा बड़ा कामिल में वक्त हमारा कैसे बच सकते हो अपने अंजाम से? हमारा कामिल ईमान है रोज़े हशर पर, मगर लगता यह है कि गरीब आदमी को रोज़े हशर रोज़ भी होता है। मगर अब आते हैं ज़रा हजूर, ये जो MOU साइन हुआ है IPPs के साथ, और बड़ा तमतराक था, बड़ा शोर था कि रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में 1000 बिलियन की जो चोरी है मुबैना वो सामने लाई गई थी। मगर अब भट्टी साहब जो MOU साइन हुआ है, जो मोहम्मद अली साहब इस कमेटी के हेड हैं, जिनके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो MOU कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा था और उसको पढ़ के सुनाया जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, वो लागू ही नहीं होता। पिछले पे जो है अप फ्रंट इन्होंने पैसे पहले ही दे दिए कैपेसिटी पेमेंट के, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? माशाल्लाह माल कौम का हम वैसे ही हड़प कर रहे हैं तो करते रहें। मलक साहब गुजारिश है, जी खरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम जरदारी सब पे लगे, मियाँ साहब ऐसे ही है, मैंने और आपने नहीं लगाए, ऐसे ही है, ये आपस में लगाते रहे। सानिया मॉडल और साहिवाल की मिसाल मैंने आपको दे दी। इस मुल्क में आप ताकतवर है और ताकतवरों को हिस्सा देते हैं, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, आज हिस्सा देते हैं ताकतवर। स्टेट बैंक लूटे दोपहर 1 बजे, 3:30 बजे किसी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी का रेप करे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। IPPs इमरान खान के दाएं और बाएं बैठे होते हैं। ये इस मुल्क के गिद्दे इस मुल्क को डिफाल्टर करा के जाएंगे। इंसाफ का ये ना इंसाफी से जो इस तरह इंसाफ किया जा रहा है, एक कमेंट में कर दूं, ये मुआहदा जो है ये कोई मुआहदा नहीं है, ये सिर्फ MOU है यार। इसमें भी एक फिक्र है, वो उन्होंने कहा पहले 600 अरब रुपए दो, फिर बात करेंगे, फिर मुआहदा होगा। वो भी 600 अरब की मजीद दिहाड़ी लगने लगी है। बात ये है कि ये MOU और MOU कोई बाइंडिंग भी नहीं है, जो इसमें लिखा वो भी पढ़ लें तो लगता है कि आई वॉश हो रहा है। मोहम्मद अली साहब, आप कमेटी के हेड हमारे साथ क्या कर रहे हैं? इसे सुप्रीम कोर्ट को फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें इनकी एलिजिबिलिटी है इस कमेटी में बैठने की, जहाँ हमारी जेब कटनी होती है चुप करके कट जाती है। हमें तो यही लगा। फर्क एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, ये भी गुफ्तगू करेंगे और आके ये भी देखेंगे कि कौन से अरब ममालिक जो हैं इजराइल के साथ राब्ते इस्तवार करें और इसका दुनिया की सियासत पे और हमारी सियासत पे क्या असर पड़ेगा। वेलकम बैक। भट्टी साहब और मलिक साहब, आमतौर पर हमने देखा है कि जो हुक्मरानों की फॉरेन पॉलिसी होती है वो आमतौर पर कुछ और ही होती है और लगता है कि दुनिया भर के हुक्मरान एक ही तबका है। मैट डैमन बहुत बड़ा मशहूर एक्टर है अमेरिका का, वो भी यही कहता था कि पुतिन और बुश की उनका जो सदर ट्रंप की इतनी गहरी दोस्ती है जितनी ट्रंप की अपने अवाम से नहीं है। तो हम देखते हैं मलिक साहब कि UAE हो या कोई भी मुल्क हो, उनके जो हुक्मरानों के मफादात हैं, अवाम के जो भी जज्बात हों, अवाम जैसे भी सोचते हों, मगर वो अब इसराइल से अपनी दोस्ती वगैरह बढ़ा रहे हैं और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने जो किया था वो आपके सामने। नहायत बदकिस्मती है इस कौम की। हम नाम के मुसलमान रह गए, मुस्लिम ममालिक में ना कभी इत्तेहाद था ना नहीं, ये अपने फ़ायदे की तरफ जाते हैं। अब किसी भी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा इस मुसलमान कंट्री में। मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं लगता जो लाओ लश्कर के साथ आए और आके किबला अव्वल को आज़ाद कराए। और दूसरा UAE ने, मेरी अपनी असेसमेंट है, सऊदी अरब की मशावरत से ये किया है। ओमान और बहरीन भी कर सकता है। ये बड़ी बदकिस्मती है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। अगर इस्लामी ममालिक एक हो चुके ने अपना जो है स्टैंस वो रखा है, ये तो आप माने। काई साहब, आपको पता है कि ये सारा गेम ये ट्रंप के इलेक्शन से पहले इसराइल ये चाह रहा है, ये जो मगरबी किनारा है और जॉर्डन का जो इलाका है, इन्होंने शाम की जो गुलान की पहाड़ियाँ थी वो पहले ही खा गए हैं, अब ये खाने का असल में चक्कर है। और जो दूसरा जो पॉइंट है, मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा सा डिस्कस करना बनता है, चाइना और ईरान का जो 400 अरब का जो मुआहदा है ना, उससे एक दुनिया शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना और अपना रूस, ये एक ब्लॉक बना है और इसके मुकाबले में हो ही रहा है अरब, इंडिया, इसराइल और अमेरिका, ये इधर जा रहे हैं। तो दुनिया में एक बहुत बड़ा यहूदो अंसार आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये हुआ, ये वारदात है। कादी साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि किबला अव्वल की तरफ
असल साजिश ये है, वो इन्होंने लेना है। मुझे समझ में नहीं आ रही। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने जो उर्दन से इलाके छीने हैं जो डिस्प्यूटेड थे वो ले रहे हैं, लीगल ले रहे हैं। आप जो शक कर रहे हैं वो उन्होंने नोट कर दिया। बात को आप रूल आउट ना करें। इस वक्त जो एक तहरीक नेतान्याहू के खिलाफ चल रही है, जिसकी वजह जहां उन्होंने अपने एंटायर राइट विंग लोगों को प्रोवोक किया और उनकी सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। ये एजेंडा था। ये इस्लामी ममालिक की ज्यादा प्रॉपर्टी ये कहाँ है, कौन कौन से मुल्कों में? अमेरिका में, उनके अपने मुल्कों में है। नहीं बाहर उधर। देखिए ज़हनी तौर पर इस कौम को भी गुलाम बनाया गया एक साजिश के तहत। हम लोग, अल्लाह ताला रहम करे हम पे, हम मुसलमान होना भी भूल गए कि मुसलमान पे कुछ फ़राइज़ है। जहाद किसी सूरत में जायज़ है, ये कुरान पाक में है, लेकिन हुकूमत देखते हैं क्या स्ट्रेटजी ये है कि मैं एक जरूर कह दूं, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है और वो बड़े खौफजदा हैं क्योंकि बड़ी तहरीक में जान आ रही है। और अगर ये नेतान्याहू ऑफिस से बाहर होता है तो ये जेलों के पीछे होगा। और एक बात मैं बता दूं, इजराइल के हम सख्त खिलाफ है, उसकी हर पॉलिसी के खिलाफ है, मगर उन्होंने अगर अपने प्राइम मिनिस्टर को भी पकड़ा है ना तो उसे लंदन जाने नहीं दिया। ऑलमोस्ट अंदर बैठा हुआ है। कल भी मुसलमानों का दुश्मन था, आज भी मुसलमानों का दुश्मन है, कल भी रहेगा। आपकी हिस्ट्री में सलाहुद्दीन अय्यूबी मुझे नजर नहीं आ रहा है। का सवाल है, मुझे बताएं मुसलमानों ने कश्मीर और फलस्तीन का साथ दिया कि नहीं दिया? बस ये सिंपल सा सवाल है। पाकिस्तान ने तो दिया, हम तो दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं ना। हम तो जो मिस्र की जंग है उसमें हमने अमली तौर पर पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था। हमारे पायलट्स गए थे, याद है कश्मीर के लिए हमारे पायलट्स गए थे। अब कश्मीर की जंग हमने क्या, शेरी मजारी साहब बड़ा सख्त इम्तिहान है कि वो क्या डिसीजन, शेरी मजारी साहब वो कह है कि जनाब हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी वजारत पे इतनी तनकीद की। मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी ने अकेले बयान नहीं दिया। उसके बाद बहरहाल अब आर्मी चीफ गए हैं, देखें कि क्या मामला तय होते हैं। लेकिन मुझे यूएई का इसराइल को तस्लीम करना और आगे दो मुल्कों का करना, हम शायद अल्लाह पे तकवा नहीं रख रहे। अमेरिका को कुछ लोग खुदा एक बात याद आ गई है तो अनरिलेटेड। भट्टी साहब, अगर सज्जन जनरल के साथ हमारे मुआहदे हो जाते स्टील के तो कश्मीर में कोई बेहतरी आ जानी थी। देखें, कश्मीर में बेहतरी तब आएगी जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग में आएगा। कश्मीर वैसे आपको नहीं मिलेगा। भट्टी साहब, पाकिस्तान में ये बहस शुरू करा दिए इन्होंने कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है? आप इसको किस तरह देखते हैं? ये चंद इमाम मौलवी दीनी जमातें कहाँ चुप है? अगर कहीं कुछ पे इल्जाम आता है, किसी को सऊदीया फंडिंग करता है, किसी पे इल्जाम आता है ईरान फंडिंग करता है, और खुदा के लिए मुसलमान बनो, पहले मुसलमान बनो। मुझे आने वाले दिनों मेरे पास 30 सेकंड है, बात खत्म होगी। भट्टी साहब ने मेरे ख्याल में बड़ी दुखती रग पे और अद कर दी है। ये फंडिंग के जो मामलात हैं, इस तमाम मामलात को पीछे फेंक देते हैं। न जाने इस फंडिंग से कब निजात मिलेगी और असूलों पे कोई जंग या लड़ाई हो सकेगी। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।